हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने इंडियन पॉलिटिक्स की क्लास शुरू की है और हमने मौलिक अधिकारों का जो एक चैप्टर है वो कर लिया था, यानी कि कुछ आर्टिकल हमने आपको पहले वाली वीडियो में करा दिए थे और जो हमारे कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं, यानी कि जो कुछ अधिकार रह गए हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा जो पहले वाली क्लास में पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो हमारे किस में है, भाग 3 में है और हमने कहाँ से लिए हैं, वो अमेरिका से लिए हैं। आर्टिकल 12 से 35 में क्या दिए गए हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं, यानी कि आपसे मौलिक अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। ये कुछ समय के लिए सस्पेंड जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 12 और 13 के बारे में, जो हमारे अधिकारों से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 12 में राज्य के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया भी हो सकती है। आर्टिकल जो 14 था वो क्या था आपका, आर्टिकल 14 आपको क्या देता था, कानून के समक्ष समानता देता था। ठीक है, कानून के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। आर्टिकल 15 जो था वो आपको जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। इसकी जो जाति, लिंग और धर्म के आधार पर सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। आर्टिकल 16 जो था वो आपको अवसर की समानता देता था। क्या देता था, अवसर की समानता। ठीक है, आर्टिकल 17 में क्या दिया गया था कि आर्टिकल 17 में ऐसा था कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। क्या है अस्पृश्यता का अंत, अगर कोई आपके साथ अभी छुआछूत या अस्पृश्यता जैसे जो भी कानून है वो लागू करता है तो उसको उसके लिए सजा हो सकती है। ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या था, उपाधियों का अंत था। जिस तरह की लॉर्ड, जैसे नाइटहुड की उपाधि हो गई, राय बहादुर की उपाधि हो गई, सर की उपाधि हो गई, ऐसी उपाधियों का क्या कर दिया गया, 18 में अंत कर दिया गया। आर्टिकल 19 जो था वो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता था। ठीक है, यानी कि आपको बोलने की आज़ादी है। इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ाया है। अगर आप हमारी डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर हमारे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं और इस जो पहले वाली वीडियो है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर लगा दूंगी। ठीक है, आर्टिकल जो 20 है वो क्या कहता था कि दोष सिद्धि तक क्या होगा, उसे वही सजा, कोई सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। आर्टिकल 21 जो था वो आपको क्या देता था, जीने का अधिकार। ठीक है, क्या था आर्टिकल 21 में, आपके साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनके भी जीने के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 22 जो है वो क्या करता है कि इसमें क्या हो सकता है, जो भी मतलब शक के आधार पर, यानी कि किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है परंतु उसके ऊपर सरकार को बहुत अधिक शक है, कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, और इसके तहत क्या था, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या करना होगा, जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आज की क्लास शुरू करते हैं और हमारी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 से लेकर 35 तक कि उन सभी आर्टिकल्स में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, जो आर्टिकल 23 और 24 है वो क्या बताता है, वो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करता है। ठीक है, यानी कि आपके साथ कोई भी गलत काम ना हो जाए, आपका कोई शोषण ना करे, तो उन सब के बारे में आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। जो आर्टिकल 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 23 और 24 में, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 23 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 23 में दिया गया है कि बलात्श्रम और मानव तस्करी पर रोक, कि कोई भी आपके साथ जबरदस्ती क्या नहीं करा सकता, काम नहीं करा सकता, कोई मानव का दुरुपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, मानव तस्करी यानी कि इंसान की तस्करी नहीं हो सकती। तो ये सब किस में दिया गया, आपके आर्टिकल 23 में। जैसा कि पहले अंग्रेजों के समय में क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, मजदूरों को बंधुआ बना लेते थे, या फिर जो पहले के सामंत थे वो क्या करते थे, उनको जो गरीब लोग हैं उन्हें क्या बना लिया जाता था, बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था और उन्हें अपनी मर्जी से दिन रात काम कराया जाता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब आपसे कोई भी मतलब मजबूरी, अगर आपके पास कोई मजबूरी है और किसी इंसान से आपने पैसा लिया है और उस पैसे के बल पर वो आपसे कोई भी काम नहीं करा सकता, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में वो आपसे मजबूरन काम नहीं करा सकता। और मानव तस्करी पर भी इसमें क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। तो आर्टिकल 23 आपके किसके विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध है, ताकि आपका कोई शोषण ना करे। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि बलात्श्रम पर रोक, यानी कि जो मजबूरन जो आपसे काम कराया जाता है उस पर इसमें रोक लगाई गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 24। जो आर्टिकल 24 है वो किसकी बात करता है, वो बच्चों की बात करता है। ठीक है, यानी कि 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनसे कारखानों में
या ऐसी जगह पर काम नहीं कराया जा सकता जहां पर उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे चूड़ियों के कारखाने हो गए, वहां पर सीमेंट कारखाना हो गया, अदर कोई अलग अलग फैक्ट्री हो गई, तो वहां पर क्या नहीं कराया जा सकता, इन बच्चों से कोई भी किसी तरीके का काम नहीं कराया जा सकता, ये गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा कराता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 और 24 आपको क्या बताता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आपके जो कोई शोषण करेगा तो उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ये आपके मौलिक अधिकारों का क्या माना जाएगा, हनन माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। इन सभी आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे वाले जो आर्टिकल है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, ये जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है, हमारी धर्म से जुड़ी आस्था के बारे में है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल 25 के बारे में। 25 से 28 तक के आर्टिकल में हमें क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम चाहें किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए हमारे ऊपर कोई भी रोक नहीं है, क्योंकि जो हमारा देश है वो धर्म निरपेक्ष देश है, ऐसा देश जिसका खुद का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 जो कहता है वो ये कहता है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार और किसी भी धर्म को मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी धर्म को मानने की आपके पास पूरी आज़ादी है। और क्या होगा, यानी कि कोई नास्तिक रहना चाहे तो वो नास्तिक भी रह सकता है, इसके लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जिस तरीके से धर्म परिवर्तन करा लेते हैं लोग, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप जबरन किसी से भी क्या नहीं करा सकते, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक है, तो किसी भी धर्म को मानने का, धर्म का प्रसार करने का, ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकारों में आता है। लेकिन हम इसको भी कुछ लिमिटेशंस में रहकर करते हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में एक बहुत मुद्दा बना हुआ है, अजान का मुद्दा, वो लाउड स्पीकर पर क्या बजाते हैं, अपनी अजान बजाते हैं, तो उससे लोगों को क्या होती है, उनकी नींद खराब होती है, बच्चे जो सुबह सुबह पढ़ते हैं उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके लिए क्या है, वो आपके मौलिक अधिकारों में नहीं आता। ठीक है, उसके लिए जो कानून है वो इसकी आज्ञा नहीं देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है कि जो धर्म का प्रचार प्रसार है उसके लिए आप काम कर सकते हैं, आप चाहें तो नास्तिक रह सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता आर्टिकल 26। जो आपका आर्टिकल 26 है वो ये कहता है कि आप कोई भी संस्था खोल सकते हैं, यानी कि धार्मिक संस्था, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई भी संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं चल भी रही हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी शिक्षाएं देने के लिए मदरसे खोलते हैं। क्रिश्चियंस लोग हैं वो मिशनरी खोलते हैं, उनके क्रिश्चियन स्कूल्स भी हैं। तो इस तरीके से आप क्या खोल सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं भी खोल सकते हैं। तो आर्टिकल 26 आपका क्या कहता है कि आप किसी भी धार्मिक संस्था को कुछ लिमिटेशंस में रहकर खोल सकते हैं, इससे किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका आर्टिकल 27 आता है, यानी कि करों में छूट, करों से मुक्त किया गया है। किसी भी जो धर्म है, यानी कि धर्म से संबंधित हम कुछ भी संस्था बनाते हैं तो उसकी अभिवृद्धि के लिए, यानी कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या है, कोई भी टैक्स इस पर नहीं लगेगा। यानी कि धार्मिक जो जगह होंगी जहाँ पर जो धर्म से संबंधित जो काम होते हैं उन पर उनकी जो धर्म है उनके वृद्धि के लिए क्या होगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28 आपका ये कहता है कि आप किसी से भी जोर जबरदस्ती क्या नहीं करा सकते, किसी भी धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ा सकते। कुछ कंडीशंस में आप जो धर्म से संबंधित पुस्तकें वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान उस धर्म से संबंधित पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहता है तो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जोर जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा अगर आप उससे जोर जबरदस्ती क्या कराते हैं, किसी भी धर्म को पढ़वाते हैं। ठीक है, तो ये उसके क्या है, आपका जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसे पढ़ाने के लिए आप किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को बाध्य नहीं कर सकते। स्कूल में, मदरसों में, विश्वविद्यालयों में आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को पढ़ाने के लिए उस बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते, ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 एंड 30, वो आपके अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, हमारा जो देश है यहाँ पर बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं जो किसी जाति को, किसी धर्म को, भाषा के आधार पर क्या है, अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, तो उन्हें अपनी जो संस्कृति है वो बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 29 और 30 है, जो क्या करता है, आपके अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं, जैसे हिंदू धर्म को छोड़कर जितने भी हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं, अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारे देश में हिंदू जो है वो बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। अब अल्पसंख्यकों में कौन कौन आता है, जैसे मुस्लिम, सिख समुदाय, क्रिश्चियंस, पारसी, जैन, ये सभी धर्म के लोग किस में आते हैं, आपके अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 29 है वो क्या कहता है कि जो संस्कृति और शिक्षा है उन्हें इसका अधिकार है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनकी अलग अलग क्या है, संस्कृति है, तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और इन्हें क्या है, अपनी शिक्षा जो है उसे प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो आर्टिकल 29 उनकी संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 30 जो है वो क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो देश है अल्पसंख्यक है, किसी भी देश का ये कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करे। जिस तरीके से हम यहाँ पर हिंदू बहुत अधिक मात्रा में है, तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों की अवहेलना ना हो, यानी कि उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ना कर सके, तो इस तरह के उनके हितों की अधिकारों की जो सुरक्षा वो है आर्टिकल 30 करता है। आर्टिकल जो 30 है वो ये कहता है कि जैसे कोई अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक है तो क्या कर सकता है, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए भी अधिकारों की मांग कर सकता है, यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट खोलना चाहे या कुछ करना चाहे तो उसके लिए उसको पूरा अधिकार है। भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भी किस में काउंट किया गया है, आर्टिकल 30 में काउंट किया गया है। जो आर्टिकल 30 है वो क्या कहता है, आपका अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की बात कहता है, और इसमें सिर्फ जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनकी ही बात नहीं कही गई, बल्कि जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की भी बात इसमें कही गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 31। जो आर्टिकल 31 है इसमें क्या दिया गया है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। क्या दिया गया है इसमें, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। जो आर्टिकल 31 है ये पहले आपके संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है, यानी कि इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। जो ये संपत्ति का अधिकार है पहले आपका मौलिक अधिकार होता था, अब इसे किस में से हटा दिया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे क्या बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है। और जो आर्टिकल 31 है यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे कौन से आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल 300A में। अब जो आर्टिकल 300A है उसमें आपके संपत्ति का अधिकार आता है। ठीक है, ये आपका एक कानूनी अधिकार है, इस पर बेटे और बेटी दोनों का अधिकार हो सकता है। जो 300A है वो क्या हो गया, आपका संपत्ति का अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार हो गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया। कहाँ से, हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से। अब ये हमारा क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाए कि कौन सा आर्टिकल है जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो आपका आर्टिकल 31 है, जो किस में से हटा दिया गया, आपके मौलिक अधिकारों में से हटाकर जो आर्टिकल 300A है उसमें रख दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32। जो आर्टिकल 32 है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, क्या है, आर्टिकल 32 जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। ये आपको क्या देता है, इसे संविधान की क्या कहा गया है, आत्मा भी कहा गया है। क्या कहा है इसे, संविधान की आत्मा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान का दिल कहा है। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान की आत्मा कहा है। कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को। संविधान की आत्मा कैसे है ये, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये आपको पूरी परमिशन देता है कहाँ जाने की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने की। ठीक है, इस आर्टिकल के अंडर आप कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में क्या दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, ऐसा आपका आर्टिकल 32 कहता है। और इसके संदर्भ में क्या की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट्स भी जारी की जाती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 रीट्स आती हैं और हाई कोर्ट के अंदर 6 रीट्स आती हैं। ठीक है, जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के अंडर क्या करता है, याचिका दायर करता है, किसको, मौलिक अधिकारों को लेकर। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में ही उसका जो मामला है वो सॉल्व हो सकता है, तो वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। और जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो
जो भी क्या है याचिका दायर करनी है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट करता है। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। जो आर्टिकल 32 है इसके तहत केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित जो भी रीट्स है वो जारी की जा सकते हैं, यानी कि जो भी कार्रवाई है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो आर्टिकल 32 करेगा। जितनी भी सरकार से संबंधित या सरकारी कानूनों से संबंधित है वो आर्टिकल 32 संभालता है। ये क्या करता है, ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ बाकी दूसरे जो कानून है उनके खिलाफ भी आर्टिकल 226 के तहत क्या की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, रीट्स जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, आपका हाई कोर्ट जो है रीट्स जारी करता है। ठीक है, तो इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आपके कानूनों का यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, वहां पर आपके मौलिक अधिकारों को खत्म होने से बचाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 33, 34 एंड 35। ये जो आर्टिकल हैं ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये थोड़े कानून या फिर मार्शल लॉ इन सब से संबंधित आर्टिकल हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ठीक है, इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 33 और 34। जो आर्टिकल 33 है और 34 है वो जो सशस्त्र बल हैं उनके अधिकारों से संबंधित है, यानी कि सशस्त्र बल के सदस्यों के जो अधिकार हैं उनसे संबंधित है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है कि अगर देश में आर्मी, एयरफोर्स या नेवी है, ठीक है, इनके संबंध में क्या हो सकता है, देश में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है, जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो ऑफिसर्स हैं यानी कि जो भी सदस्य हैं, ठीक है, उनके जो मौलिक अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकारों से अलग होंगे। अगर देश में कोई आपत्ति आ जाती है तो सभी जो भी देश के लोग हैं, ठीक है, उनके मौलिक अधिकार और इन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर देश में कोई आपत्ति आती है और इनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो इनके पास मौलिक अधिकारों से संबंधित बोलने का कोई भी राइट नहीं होगा क्योंकि ये इनके कर्तव्य में आएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 33 क्या हो सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। 34 जब सेना का कानून देश में लागू हो जाता है या मार्शल लॉ लागू हो तो भी क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 34 से क्या किया जा सकते हैं, आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 जो है वो क्या कहता है कि अस्पृश्यता, जो अस्पृश्यता थी वो आपके कौन से आर्टिकल में थी, आर्टिकल 17 में। ठीक है, किस में थी, आर्टिकल 17 में। और जो बलात्श्रम था वो कौन से आर्टिकल में था, आपके आर्टिकल 23 में। किस में था, आर्टिकल 23 में। ठीक है, इसके तहत अगर कोई क्या करता है, भेदभाव करता है, अगर अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता जैसी बुरी कुरीतियों को फैलाता है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव करता है और बलात्श्रम यानी कि कोई किसी से बंधुआ मजदूरी करवाता है तो उसके तहत सजा दी जाएगी आर्टिकल 35 के तहत। तो आर्टिकल 35 में क्या दी गई है, सजा का प्रावधान है। दंड का प्रावधान किस में दिया गया है, आर्टिकल 35 में दिया गया है। और अस्पृश्यता और बलात्श्रम भी किस में है, इसके तहत क्या मिलेगी, इन दो के लिए जो सजा है वो आर्टिकल 35 में लिखी गई है। ठीक है, तो हमारे जितने भी आर्टिकल्स थे आर्टिकल 12 to 35 वो हमने आज की इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर किसी को पहले वाले जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो हमारी पहले वाली वीडियो देख सकता है, उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको मेरा समझाया हुआ टॉपिक समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।